नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक विकास से संबंधित है। विकास किसे कहते हैं? सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। विकास यानी वृद्धि या बढ़ना। तो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य जो स्थिति है उसके आधार पर तय किया जाता है। उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा है। सौर ऊर्जा नहीं है क्योंकि नहीं पूछा गया है। विश्व बैंक विकास के मापदंड के रूप में कौन से पहलू को प्रमुखता देता है? तो विश्व बैंक आय को, प्रति व्यक्ति आय को महत्व देता है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का प्रयोग करता है? तो यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास सूचकांक है उसमें प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को शामिल किया जाता है। विकास किसे कहते हैं? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो, जिससे उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, वो विकास कहलाता है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था उन विभिन्न प्रणालियों, संगठनों के समूह का समूह जो लोगों को आजीविका प्रदान करती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसी समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है, वो साक्षरता दर कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से प्राप्त जो राशि होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो कुल जनसंख्या से भाग देंगे किसमें? राष्ट्रीय आय में। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, तो क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय। विकास के लिए धारणीयता यानी सतत पोषणीय विकास महत्वपूर्ण क्यों है? स्पष्ट कीजिए। सतत संपोषणीय विकास किसे कहते हैं? क्योंकि सतत संपोषणीय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताना है। तो विकास का वह स्तर जो भावी पीढ़ी पर बिना बोझ डाले प्राप्त किया जाता है, या यूं कहें कि वो विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे कहते हैं सतत संपोषणीय विकास। ये धारणीय विकास कहलाता है। महत्वपूर्ण निम्नलिखित प्रकार से है। तीव्र आर्थिक विकास से प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक दोहन के कारण, अगर तीव्र विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास खतरे में पड़ जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है, जल प्रदूषण का भी कारण बनता है और भविष्य में प्राकृतिक जो भी संतुलन होगा वो बाधित हो जाएगा। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? अब से 50 वर्ष के पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो भारत में ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला काम में लिया जाता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत। गैर परंपरागत स्रोतों में जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, जमारी ऊर्जा, ये काम में ली जाती हैं। बढ़ते जनसंख्या के दबाव और प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर दोहन के कारण पेट्रोलियम एवं उससे संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ेगी और पूर्ति कम होने के कारण इन उत्पादों के मूल्य में निरंतर वृद्धि के कारण इनका आयात महंगा हो जाएगा, और जिसके फलस्वरूप परिणाम ये होगा कि भुगतान असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। नए नए ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा
और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं सामान्यतः, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि संबंधी, कृषि, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीय में विनिर्माण संबंधी कार्य होते हैं, उद्योग संबंधी, विनिर्माण संबंधी। और तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है सेवा क्षेत्र। सेवा संबंधी जो भी गतिविधियां हैं वो तृतीय क्षेत्र में होती। तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को कोई भी कार्य ना मिले तो ऐसी स्थिति को कहते हैं बेरोजगारी। व्यक्ति है वो काम करने में सक्षम है, उसके पास टैलेंट है, कौशल है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा हो तो उसे कहते हैं बेरोजगारी। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वो क्षेत्र जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, सरकार ही प्रबंधन करे और सरकार ही उस क्षेत्र पर नियंत्रण करे तो उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। और इस जो निजी क्षेत्रक होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, जहां उत्पादन के साधनों पे सरकार की बजाय कोई निजी व्यक्ति स्वामित्व रखे, प्रबंधन करे और नियंत्रण रखे तो वो हो जाएगा निजी क्षेत्र। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? वे उत्पादित वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है तो उसे फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है तो उसे कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो वे उद्योग या कार्य स्थल, संगठित क्षेत्र को उस उद्योग या कार्यस्थल को कहते हैं जहां रोजगार की अवधि है वो नियमित हो, निश्चित हो और काम सुनिश्चित हो और सरकारी नियमों और विनियमों का जहां पालन किया जाता है वो होते हैं संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा कि वो उद्यम और कार्यस्थल जहां रोजगार की कोई नियमित अवधि न हो, काम भी सुनिश्चित न हो, काम मिल भी जाए ना भी मिले, सरकारी नियमों का कोई वहां पालन नहीं हो तो उसे कहते हैं असंगठित क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उद्योग संबंधी कार्य हैं द्वितीय क्षेत्र, गतिविधि बतानी है तो इसमें उत्पादन के प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको विनिर्माण प्रणाली में बदला जाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं से फैक्ट्री में जैसे बिस्किट बनाए गए तो वो हुए विनिर्माण संबंधी गतिविधि। और बिस्किट बनाना है उद्योग संबंधी कार्य और वो दूसरे क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना, ये भी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, जैसे कृषि, खनन और डेयरी। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र में ऐसी कौन सी गतिविधि हैं जिनके कारण इसे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधी, तो इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। मनरेगा का पूरा नाम? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। मनरेगा का पूरा नाम। मैं से महात्मा गांधी, न से नेशनल यानी राष्ट्रीय, ग्रामीण गारंटी किसकी? रोजगार की, अधिनियम 2005। इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हों तो उसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी हुई, प्रच्छन्न एक ही बात है।
इनमें से कुछ लोगों को वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए, तो जो कुल उत्पादन होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक में अंतर बताना है, जो ऊपर भी हम बात कर चुके। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जब अंतर करें तो असंगठित क्षेत्र से आशय है कि उन छोटी मोटी या बिखरी हुई इकाइयां से जो अधिकांश राज्य के नियंत्रण से बाहर होते हैं, यानी जहां सरकार के कोई नियम विनियम नहीं होते। जबकि संगठित क्षेत्र उस उद्यम या उद्योग या स्थान को कहते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित हो और सरकारी नियम और विनियमों का पालन किया जा रहा हो। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें कोई निर्धारित नहीं होती या नियमित होती, जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें हैं वो नियमित होती। असंगठित क्षेत्र में व्यक्ति है उसका ना रोजगार नियमित होता, न ही उसके लिए कुछ शर्तें होती। श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करता है, जबकि संगठित क्षेत्र में कर्मचारी और श्रमिक नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, उनकी कुछ सुविधाएं भी होती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर करना। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश जो परिसंपत्तियां होती हैं उन पे सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे डाकघर हुआ, भारतीय रेलवे हुआ। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पे स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण, उत्पादन एवं वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत लिए जाते हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना, उत्पादन एवं वितरण संबंधी निर्णय निजी स्वामित्व अथवा प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अपने द्वारा किए गए। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और वो होगा अपना मुद्रा और साठ